प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पैराडॉक्स बीएससी में मैं हूं गौतम कुमार और आपके सामने हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जिसमें आज आपको चैप्टर 6 और चैप्टर 7 करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 से। कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको चैप्टर 7 में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट आपको 6 से। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपको 2018 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, दूसरा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर वैश्वीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, या वह अर्थ हो या परिभाषा हो या आप क्या समझते हैं, तो आप यही जो आपको परिभाषा दिया हुआ है इसी चीज़ को लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप केवल वैश्वीकरण देखें और यही आंसर दे, एकदम परफेक्ट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जब सन 1947 के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था और सारे देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो सन 1991 के समय में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाती है 1991 में, जिसको हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है कि सबसे विश्व के जितने भी देश हैं, सभी विश्व के देशों के लिए अपने मार्केट को खुला छोड़ देना ही आपको वैश्वीकरण कहलाता है। तो आइए सबसे पहले थोड़ी इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण है। अर्थात वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विश्व के सभी अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था के रूप ले लेती है तथा उत्पादन के साधनों एवं उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। तो देखिए इसको थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं कि सबसे पहले क्या कहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका है और यहाँ भारत है, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है कि अपना जो बाजार है, मार्केट है, उसको खोल देता है भारत के लिए और भारत खोल देता है अमेरिका के लिए। इसी प्रकार से विश्व के सभी देश एक दूसरे के लिए अपना मार्केट को खुला कर देता है, यानी सभी को आज़ादी होता है कि कोई भी देश किसी देश में जाकर वहाँ अपना उद्योग लगा सकता है, व्यापार कर सकता है। यह सभी देश करता है और जो भी देश प्रतिबंध लगाए हुए होते हैं अपने संविधान के अनुसार, उस प्रतिबंध को या तो ढीला कर दिया जाता है या पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या कहता है कि स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण करना है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्थानीय लेवल का चीज़ है, जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि लिट्टी चोखा आपको बिहार का बहुत फेमस भोजन है। इसलिए इसी प्रकार से आप साउथ का स्टेट के बात लिया जाए तो वहाँ इडली डोसा बहुत खास फेमस भोजन है। तो इस लिट्टी चोखा को और इडली डोसा को इसको नेशनलाइज न करके इंटरनेशनलाइज कर देते हैं, यानी पूरे विश्व स्तर पर हम लिट्टी चोखा को प्रचार करके या एडवर्टाइज करके इसके हम बहुत विश्व स्तर पर ले आ सकते हैं। इसको हम उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, जैसे आज हम मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, तो ये जानते हैं कि यूरोपीय देशों का भोजन है, लेकिन वह स्थानीय, इससे पहले कि वह स्थानीय लेवल पर था और उसको जो है वहाँ के व्यापारी वर्ग ने, यानी ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही, वैश्वीकरण के वजह से ही आज विश्व स्तर पे हम लोग पिज्ज़ा बर्गर का स्वाद चख रहे हैं। इसी प्रकार चाइनीज़ फूड जो हम देखते हैं या खाते हैं, तो वह सभी जो है ग्लोबलाइजेशन का परिणाम ही है कि विश्व के जो भी आपको संस्कृति या क्षेत्रीय चीज़ें हैं उसको विश्व स्तर पर ले जाना। अर्थात मान लीजिए कि आपके खेत में कुछ हो रहा है और मेरे खुद खेत में कुछ और हो रहा है, मैं अपना सामान आपको दे दूं और आप अपना सामान मुझे दे दें। तो यह देश के लेवल पर सोचा जाए तो एक देश का जो भी चीज़ें होती है, वो चाहे स्थानीय वस्तु हो, घटनाएं हो या कोई सांस्कृतिक चीज़ें हो, वह दूसरे देशों के लिए खुला छोड़ देते हैं और दूसरा देश जो है
अपने मतलब भारत के लिए खुला छोड़ देते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो यही आपको वैश्वीकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप उम्मीद है कि वैश्वीकरण का अर्थ जो है आप समझ गए हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई आपको 1991 में भारत में, तो इसी वैश्वीकरण के ही आधार पर लाया गया था, जिसका 3 आपको इकाई होता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तब प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने वैश्वीकरण के अर्थ को भली भांति समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि उदारीकरण से क्या समझते हैं। देखिए, यह उदारीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको 2014 में और 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार भी आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो उदारीकरण से क्या समझते हैं, तो देखिए उदारीकरण का क्या अर्थ है, इस बात को समझिए। ये उदार शब्द से बना है। ये जैसा कि मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया है कि उदारीकरण जो है उदार शब्द से बना है। यहाँ उदार ले लेते हैं, उदार। तो देखिए, उदार का मतलब होता है कि अपनी दयालुता को दिखाना, मतलब अपने बड़ा दिल दिखाना। बड़ा दिल कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ में कंजूसी नहीं दिखलाना और बढ़ चढ़कर उसमें भागीदार होना। तो ये जब व्यापार के क्षेत्र में जब इसकी बात करते हैं, तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लाई गई जब 1991 ईस्वी में, तो सभी देशों ने अपने अपने देश में एक प्रतिबंध लगा रखा था कि हमारे यहाँ उद्योग लगाने का या व्यापार करने का इस तरीके से आपको करना होगा। तो उस प्रतिबंध को या तो ढीला कर दिया गया या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निजीकरण से क्या समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन यदि प्यारे बच्चों अगर पूछ दे क्वेश्चन आपसे कि निजीकरण क्या है या निजीकरण से क्या समझते हैं या निजीकरण को परिभाषित करें, तो बस यही चीज़ जितना मैं आपको लिखा हुआ आंसर दे रहा हूँ उतना ही आप आंसर लिख देंगे, आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले निजीकरण से क्या समझते हैं, इस चीज़ को हमको समझना है। तो निजीकरण का मतलब क्या होता है कि जब भारत के संदर्भ में इसको हम समझते हैं कि जब सन 1947 ईस्वी में भारत जब आज़ाद हुआ, तो भारत जो है लगभग 500 देशी रियासतों में बटा हुआ था। यानी कि भारत की जो प्राकृतिक संसाधन था वह 500 से अधिक देशी रियासतों में विभाजन था। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके सारे देशी रियासतों को एकत्रित करने का कार्य किया। तो इस एकत्रित करने में जो प्राकृतिक संसाधन था भारत का, वो भी आपको ये 500 देशी रियासतों में लगभग बटा हुआ था। तो उसको एकत्रित करके एक जगह करके राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या किया गया कि कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जो भारत सरकार अपने अंदर रखा और जो जिसमें व्यवसाय करने में असमर्थ थे भारत सरकार, उसको जो है निजीकरण के क्षेत्र में दे दिया। लेकिन तत्कालिक जो निजीकरण क्या होता है, तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य केंद्र सरकार उपक्रमों को निजी या निजी संस्था को स्वामित्व, प्रबंधन एवं संचालन की जिम्मेवारी सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये सरकारी भूमि है, ठीक है, ये मान लीजिए सरकारी भूमि है। तो सरकार ने क्या काम किया कि किसी व्यक्ति को दे दिया, ये व्यक्ति है ए, या मान लीजिए कोई संस्था है जिसको हम मान लेते हैं रिलायंस है, ठीक है। तो यहाँ रिलायंस कंपनी को देता है या किसी निजी व्यक्ति को देता है कि आप इसके एवज में कुछ दे हमें और आप इस पर खेती कर सकते हैं, जो मन हो वह कीजिए, इसका संचालन कीजिए, जो उपजाना है उपजाइए, जो जैसा बेचना है बेचिए। तो या इस प्लॉट को किसी व्यक्ति को दे दिया जाए या किसी निजी संस्था को दे दिया जाए। तो उसी प्रकार से सार्वजनिक चीज़ों को भारत सरकार द्वारा जब किसी व्यक्ति को या निजी संस्था को दे दिया जाता है, जो निजी संस्था जो है उसका समस्त प्रबंधन क्या करता है, उसका स्वामित्व भी वही करता है, उसका प्रबंधन भी वही करता है, उसका संचालन भी वही करता है। यानी कि समूचा जिम्मेवारी जो है उसी संस्था या निजी व्यक्ति को हो जाता है। तो उसको हम निजीकरण कहते हैं। निजीकरण का मतलब समझ लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में चले जाना या प्राइवेट संस्था के हाथों में चला जाना, वही आपको निजीकरण कहलाता है।
अब देखिए कि निजीकरण करने के तरीके कितने होते हैं, तो इसका टोटल तरीके आपको 3 हैं। 3 तरीके से निजीकरण किया जाता है। पहला तरीका देखिए कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे कि बिजली विभाग को आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि बिहार सरकार ने बिजली डिपार्टमेंट से, प्राइवेट से उसके साथ साझेदारी कर लिया और साझेदारी करके अपने हिस्सेदारी कुछ बेच दिया, तो इसको कहते हैं निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना, मतलब आधा प्राइवेट और आधा सरकारी, इसी को कहते हैं साझेदारी यानी पार्टनरशिप। दूसरा है निजी क्षेत्र को बेच देना, ठीक है, निजी क्षेत्र को बेच देना, जैसे कि अभी जो है इंडियन एयरलाइंस को भारत सरकार ने निजी क्षेत्र को बेच दिया है। तो बेच दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि समूचा चीज़ उसे दे दिया, हर काम अब वही करेगा, उसका स्वामित्व भी वही हो जाएगा, उसका प्रबंधन भी वही करेगा, उसका संचालन भी वही करेगा। कौन करेगा? जिसने वो कंपनी खरीदा है। तो इस तरह से होता है कि निजी क्षेत्र को यानी पूरी चीज़ को बेच देने से ही आपको निजीकरण हो जाता है। एक तो आपको साझेदारी हो गया, दूसरा हो गया आपको समूचा रूप से बेच देना। तो ये 2 तरीका हुआ। अब आइए हम लोग तीसरे तरीका की बात करते हैं, जैसे स्टॉक का निजीकरण करना। तो स्टॉक का निजीकरण से क्या तात्पर्य है, इस बात को समझिए कि स्टॉक का निजीकरण से क्या तात्पर्य है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत सरकार का LIC है, तो ये जब LIC है तो ये अपना शेयर जारी करती है, शेयर जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है, डिबेंचर जारी करती है, ठीक है। तो इसमें का जो हिस्सेदारी होता है इसको बेच देगा, तो अब कहते हैं कि स्टॉक का निजीकरण, इसको बेच देना आपको स्टॉक का निजीकरण कहलाता है। तो आपने इस तरह से 3 तरीका जाना कि किस प्रकार से निजीकरण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस निजीकरण के कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ गए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, वैश्वीकरण से बिहार पर पड़े प्रभाव को समझाएं, ठीक है, बिहार पे पड़े प्रभाव को समझाना है। देखिए, राज्य के विकास तथा विदेशी पूंजी निवेश की दृष्टि से बिहार में वैश्वीकरण के प्रभाव सीमित रहे, ठीक है। क्यों सीमित रहे, इसका कारण हम बताएंगे। इसका प्रमुख कारण हमारे राज्य की कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मुख्यतः दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में ही पूंजी का निवेश किया है। आगे है कि पूंजी निवेश एवं औद्योगिक विकास के लिए विद्युत संयंत्र, राजमार्ग, जलमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डा तथा दूरसंचार जैसी संरचनात्मक सुविधाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। बिहार में सड़कों एवं परिवहन की खराब स्थिति तथा अपर्याप्त एवं अनियमित विद्युत आपूर्ति विदेशी निवेशों के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है। तो देखिए, जब विश्व जो है यानी कि भारत विश्व में जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है तो भारत में भी वैश्वीकरण अपनाया जाता है। तो उस समय नॉर्थ स्टेट की अपेक्षा साउथ स्टेट में अधिक वैश्वीकरण का प्रभाव होता है। उसका कारण यह था कि वहाँ राजनीतिक रूप से सक्षम स्टेट थे और वहाँ पे समुद्री स्टेट है, आसपास में परिवहन का साधन था और भी रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वहाँ बेहतर था, वहाँ का स्किल डेवलपमेंट लोग थे। तो ये सारे जो कारण थे, इसके वजह से साउथ का जो स्टेट है भारत का, वही स्टेट डेवलपमेंट कर सका। जैसे कि आपको महाराष्ट्र ले लेते हैं, गुजरात ले लेते हैं, इसके बाद आपको तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हुआ, इन सभी स्टेटों में उद्योग का अधिक विकास हुआ। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि वैश्वीकरण से जहां और स्टेट को अधिक लाभ प्राप्त होता है, वहीं बिहार जो है बहुत पिछड़ता चला जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा मैंने, इसके कारण सहित चर्चा मैंने आपको चैप्टर 6 के आपको लेक्चर जो सीरीज है वीडियो का, उसमें मैंने किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें विस्तृत चर्चा मिलेगी। चलिए, तो आइए हम शुरू आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कहता है कि भारत में सामान्य व्यक्ति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। तो देखिए, भारत में वैश्वीकरण का निम्नलिखित प्रभाव हुआ, जिस प्रभाव को हमने 6 पॉइंटों में लिखा है। पहला यह है कि भारत में सामान्य व्यक्ति पर वैश्वीकरण का यह प्रभाव है कि देखिए, पहला नंबर यह है कि वैश्वीकरण से विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। जब वैश्वीकरण होगा तो जब विश्व के सारा देश जो है आकर सारे देश का जो, जैसे जापान हो गया, आपको चाइना हो गया,
इसके बाद अमेरिका हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, इन सभी देशों के कंपनी आकर भारत में जब अपनी उद्योग कर लगाएगी या व्यापार करेगी तो इससे विदेशी पूंजी आने की संभावना बढ़ जाती है और आती ही है। दूसरा यह है कि वैश्वीकरण से भारतीय उद्योग की कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है। देखिए, यह कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। ऐसा क्यों होगी? क्योंकि जब जापान जैसा देश, चाइना जैसे देश, उत्तर कोरिया जैसे देश जब अपने नए नए टेक्नोलॉजी लेकर जब भारत में प्रवेश करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी को, ऐसा तो नहीं है कि वह अपना टेक्नोलॉजी लाएंगे तो यहाँ भारत के नागरिकों को सिखा नहीं पाएंगे। उनको ज़रूरत होगी एक मास लेवल पे मजदूरों की, कर्मचारियों की। तो यहाँ के जब मजदूर और कर्मचारी जब उनमें काम करेंगे तो वहाँ के जो नई नई टेक्नोलॉजी है, उनकी जो कुशलता कार्य करने की है, उसको सीखेंगे भी और उसका उपयोग अपने देश में करेंगे। तीसरा यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एवं अंतर्राष्ट्रीय निगमों की स्थापना होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है कि जब जिस कंपनी का एक देश के छोड़कर दूसरे देश में या दो से अधिक देशों में अपना उद्योग या व्यापार करती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो इस तरह से विदेशों की जो कंपनी होगी वो हमारे देश में आएगी और आकर अपने उद्योग धंधा लगाएगी और व्यापार करेगी। तो यह एक वैश्वीकरण का लाभ होता है। चौथा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ बिना उत्तम तकनीक एवं प्रौद्योगिकी कौशल भी अपने साथ लाती है, जिससे इसका दूरगामी असर पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पढ़ते हैं लिखा हुआ, लेकिन पढ़ते हैं ये होगी बहुराष्ट्रीय में अपने साथ बिना उत्तम तकनीक, देखिए बिना नहीं है यहाँ, उत्तम तकनीक के साथ एवं प्रौद्योगिकी के कौशल भी अपने साथ लाती है। देखिए, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब भारत में आएगी तो वो अपने साथ नए नए टेक्नोलॉजी लेके आएगी, नए नए टेक्नोलॉजी लेके आएगी, तकनीक लेके आएगी और उत्तम से उत्तम प्रौद्योगिकी लेके आएगी, जिससे हमारे यहाँ की जो कंपनी है उससे वो सीख सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी को भी अपना सकते हैं और अपने उद्योग धंधा में अपनाकर उसको काफ़ी विकास कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा लाभ होता है वैश्वीकरण से। अब पांचवा में आते हैं कि वैश्वीकरण हमारे देश की प्रधान क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा। देखिए, यहाँ वैश्वीकरण हमारे देश की प्रधान क्षमता नहीं है, ये प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में सहायक होता है। ये थोड़ा सा ईयर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यह आपको जब PDF मिलेगा ओरिजिनल इसका तो उसमें कोई एरर नहीं रहेगा, तो इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर यह है कि रोजगार के, देखिए, अवसर बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ आवाज़ लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ रोजगार के अवसर में वृद्धि होता है, मजदूरी के दरों तथा श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि होती है। यानी कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगी तो वो क्या करेगी, ऐसा तो नहीं हो कि जापान से कंपनी आएगा तो वो अपने साथ मजदूर को भी लेकर आएगा, उसको मजदूरों की आवश्यकता होगी, यहाँ कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो भारत के ही नागरिक, भारत के जो कर्मचारी होंगे उसमें कार्य करेंगे। तो इस तरह से यहाँ के नागरिकों के रोजगार के अवसर पैदा होंगे और रोजगार के अवसर जब पैदा होंगे तो यहाँ की नागरिकों के, कर्मचारियों के जो मजदूर होंगे उनकी आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र की आय में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो यह रहा बच्चों 6 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसका 7वां पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट में क्या कहता है कि वैश्वीकरण शोध अनुसंधान तथा ज्ञान के प्रसार में सहायक होता है। तो देखिए, बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो नए नए टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च करते रहते हैं। जब रिसर्च करेंगे यानी कि शोध अनुसंधान करते रहते हैं तथा ज्ञान के प्रसार में सहायक होता है। जब शोध अनुसंधान करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो क्या होगा कि उसका डेवलपमेंट भी अपने कंट्री में होगा, या अपने कंट्री की बात कही या दूसरे देशों में भी बात होगी तो दूसरे कंट्री में भी इसका प्रसार होता है। अब आते हैं कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत के निर्यात में वृद्धि होगी। देखिए, जब वैश्वीकरण होगा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आएगी तो बहुत सारे फैक्ट्रियां जब लगाएगी तो बहुत सारे प्रोडक्ट का उत्पादन होगा तो उसके लिए जो ज़रूरत से अधिक होगा तो उसको हम विदेशों में निर्यात करेंगे। इस तरह से हमारे निर्यात में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है।
अब आते हैं 9वां पॉइंट, ठीक है। 9वां पॉइंट, तो वैश्वीकरण से विभिन्न देशों में उपलब्ध साधनों का स्वागतम। देखिए, वैश्वीकरण से विभिन्न देशों में उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। सर्वोत्तम होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एरर है। अगला है पॉइंट की 10वां नंबर में कि वैश्वीकरण से बाजार का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है तथा वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इससे उत्पादन लागतें, देखिए यहाँ पर लागतें वह कम हो जाती है और उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर उत्तम कोटि की वस्तुएं प्राप्त होती है। देखिए, वैश्वीकरण से क्या लाभ होता है कि बहुत सारी जब कंपनियां आती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है, तो बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्ट तैयार करती है। और जब बड़े स्तर पर प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसको जो है यहाँ के जो नागरिक होंगे उनके सस्ते दरों पर आपको वस्तु प्राप्त होंगे। तो ये रहा बच्चों, प्यारे बच्चों, ये वैश्वीकरण से संबंधित क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। देखिए, ये चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है जो अगर आपको प्रीवियस में पूछा गया था। ये 2015 का क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि 2 या 2 से अधिक कंपनियां, वैसे कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों में अपने व्यापार करते हैं, अपने कार्यालय खोलते हैं, अपने ऑफिस खोलते हैं। मतलब जैसे कि अमेरिका का आपको कंपनी है, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, तो वो भारत में भी कंपनी लगाए हुए हैं, प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ भी व्यवसाय करते हैं। इसके बाद आपको अमेरिका में भी करते हैं, अन्य देशों में भी करते हैं, जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हो गया, आपको श्रीलंका हो गया, और भी देशों में विश्व स्तर पर काम करते हैं। तो वैसे कंपनियों के ही हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक कंपनियों में अपना प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो इस लेक्चर में यहीं तक समाप्त करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर 6 में आपको वैश्वीकरण में 6 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अर्थात चैप्टर नंबर 7 में। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।